एक वो ट्रिपल एच की क्लिप आपने बहुत जगह यूज होती हुई देखी होगी, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट वाले लोग इसको लगा के बोलते हैं यार ये कितनी फेक चीज दिखाई। वो ट्रिपल एच जो बिल्कुल ही ऐसे नहीं सदमे में आ गए थे वो बहुत टाइम तक उन्होंने इस चीज को सेल किया था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की नजर में बहुत ज्यादा आइकॉनिक है। तो उसी चीज को रिपीट किया सोलो सिकोवा ने। ये एलए नाइट के साथ उनका लाइव इवेंट चल रहा था, लाइव इवेंट में मैच चल रहा था। तो सबसे पहले जब बीएफटी उन्होंने खाया तो बिल्कुल उन्होंने इसी तरीके से हाथ घुमा के कि जैसे गिरने वाले हैं, वो सदमे में आ गए, कहां पहुंच गए, कौन सी दुनिया में पहुंच गए, वैसे ही किया। एंड देन यहाँ पे एलए नाइट ने उनके ऊपर अपना फ्लाइंग बीएफटी लगाया, डीडीटी बोल रहा हूं, फ्लाइंग बीएफटी लगाया। और ये भी पहली बार ही मैंने देखा एलए नाइट को ऐसा करते हुए। और उसके साथ साथ 15 मैचेस लगातार वो लाइव इवेंट में जीत चुके हैं सोलो सिकोवा के सामने। तो ये लाइव इवेंट के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो हरकतें हैं वो लगातार ऐसी चल रही है। और वो सेल जो है काफी फेमस हो जाएगा आने वाले टाइम में कि कैसे उस चीज को सोलो सिकोवा ने रिपीट किया था। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बड़ी जल्दीबाजी में वीडियो बनानी पड़ रही है भाई, थोड़ा सा घर में आ रहा हूं तो थोड़ा हो जाता है मैनेज करने में मुश्किल, बट कोई बात नहीं। रेसलमेनिया होने में वैसे अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो रेसलमेनिया में शॉक्स क्या होंगे, क्या सारे मैचेस हैं, कैसी इसकी हाइप है, क्या ग्रेटेस्ट है, पूरा भाई 35 मिनट का सिर्फ रेसलमेनिया के बारे में ही एपिसोड है। आपको लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में, असली अखाड़ा पॉडकास्ट में जाके उसको सुनना आराम से जब टाइम हो, मस्त तरीके से कोई भी काम करते हुए। पूरा आपको प्योर एंटरटेनमेंट वहां पर मिलेगा। और कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात करिए जो हर एक मैच की काफी डेप्थ में जाके है, तो उसको सुनना जरूर, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक की उस चीज के बारे में जिसके बारे में हमेशा ही बात होती है जब भी वो प्रोमो कट करने के लिए आते हैं, कि रॉक जरूरत से ज्यादा समय ले लेते हैं अपने किसी एक सेगमेंट में। तो ब्रायन गेविट्स जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन किया हुआ है, पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करते थे, स्पेशली रॉक की चीजों के लिए वर्क करने के लिए, उन्होंने भाई ट्विटर पे रिप्लाई ही कर दिया एक बंदे को, जहां पे वो अपना उस आर्टिकल को प्रमोट कर रहे थे कि रॉक कैसे सेगमेंट से ज्यादा उन्होंने टाइम लिया। तो इस पर जवाब देते उन्होंने कहा कि जो सेगमेंट है वो 30 सेकंड कम ही हुआ है जो उसको टाइम अलॉट किया था उससे। तो ये जवाब है उन सारी चीजों के ऊपर जो रॉक के बारे में फैल रही थी। इवन मैंने भी शायद नहीं, हाँ 2-3 दिन पहले बताया था कि रॉक के सेगमेंट कैसे लंबे चले जाते हैं अपने टाइम से, फिर उसकी वजह से टाइम कट करना पड़ता है। लेकिन इस हफ्ते का तो सीन ऐसा नहीं है। तो हर बार अगर ये चीज रॉक के बारे में आ रही है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। और एक क्लैरिफिकेशन के लिए जो ट्वीट आया वो बड़ा सैवेज लगा मुझे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिगर में, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर्सनालिटी है ये, और उसके बावजूद इसका रिप्लाई आया है। तो इस बंदे को भी ऐसा सब जान जाएंगे आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रॉक के बारे में कुछ भी बात होगी तो शायद हमको इनके जो ट्विटर अकाउंट है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने की जरूरत है। नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, उनकी वाइफ ने उनके साथ फोटो शेयर करी अपने नए पपी की, और जो है अपनी फैमिली में उन्होंने नए मेंबर को इंट्रोड्यूस किया। बंदे लिख रहे हैं भाई एक साथ एक ही फोटो में दो हैंडसम लॉन्डे, अरे है क्या बात। नेक्स्ट में बात करते हैं पॉल हेमन की। तो पॉल हेमन और केला ब्रैक्सटन का जो फनी इंटरेक्शन वाली चीज है उसको फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन में कंटिन्यू किया। जब केला ब्रैक्सटन एकदम से आगे कूदती हैं मतलब कि उनसे सवाल पूछने के लिए, तो पॉल हेमन डर जाते हैं। पॉल हेमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की ही बैंड बजा दी। उन्होंने बोला कि तुम इसको बोलते हो कि ये जंप स्केयर है, कि मुझे डराने की कोशिश की। भाई डरा वारा कुछ नहीं हूं मैं, तुम ना क्लिकबेट वगैरह ऐसा मत किया करो। और इन सारी चीजों को वो ऐसे कहते हैं भाई अब तो ये वाइज मैन के साथ होते ही रहता है, लेकिन वो डरे नहीं है, ऐसा पॉल हेमन ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के साथ बोल दिया है। केला ब्रैक्सटन के साथ एक अच्छी सी स्टोरी लाइन शुरू करनी चाहिए भाई। अगर ये बैक स्टेज वाले इंटरव्यूज इतने ज्यादा लोगों को पसंद आते तो अगर एक स्टोरी लाइन के अंदर ही इसको डाल दें, मतलब ऐसा नहीं कि रोमन रेंस वाली कह रहा हूँ, पॉल हेमन की थोड़ी सी अलग सी स्टोरी लाइन, और अगर इसमें रोमांटिक एंगल डाल दिया तो भाई फिर तो जो थिंग्स हैं वो क्रेजी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, क्योंकि उसमें तो एंगेजमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के वैसे भी मिली जाती है। अगर पता करना हो तो जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे कुछ पॉपुलर वीडियोस के ऊपर आप नजर मार सकते हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट रॉक के बारे में। और रॉक ने इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट वे में कमेंट किया उन चीजों के ऊपर कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अभी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो बाकी लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से कि भाई रॉक कैसे ये जो वर्ड्स हैं जो टीवी पे नहीं बोल सकते वो यूज कर रहा है। तो रॉक ने इसके ऊपर जवाब दिया है, और वो जवाब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में दिया। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नेटवर्क्स के जो चीजें होती हैं, नेटवर्क पे जो चीज आ रही है उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रॉक वही बात बोलता है जो कि उसके लिए रियल होती है, जो उसके दिल से आती है। और वो हमेशा मतलब अपने अंदर की बात बोल रहा है, ये नहीं कि वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर ऐसी कोई चीज है। और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो सारी की सारी चीजें सेंसर करनी पड़ती हैं। यहाँ पे एंड में जाके उन्होंने एंजॉय द रॉक कॉन्सर्ट लिखा, और साथ में एंड में फाइनल बॉस फिर से लिखा। और अपने हर ट्वीट के अंदर, जैसे पहले वो पीपल्स चैंप लिखते थे, अब अपने हर ट्वीट हर पोस्ट के बाद वो अपने आप को फाइनल बॉस करके कॉल कर रहे हैं। तो ये रॉक का हर एक पोस्ट में यूज करना भाई, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि रॉक कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे पूरा लॉजिक और सेंस होता है। इवन और फर्दर इसके बारे में ये अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर अप्स ने अपने टैलेंट्स को एक पूरा मेल किया, मैसेज किया, जहां पे उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि वो ऐसे कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। टीवी पे तो छोड़ो, सोशल मीडिया पर भी ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जो पीजी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है उसको टीवी तक नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लेके जा रही है, वो टीवी तक लिमिट नहीं है। और ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है,
थोड़ा सा भाई मतलब आजकल अगर आम भाषा में हम अपने इंडिया में भी देखें तो ये जो ऐसे लैंग्वेज है उसका यूज करना थोड़ा सा कॉमन हो गया। मैं नहीं करता रियल लाइफ में, सही में मैं नहीं करता, अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा हूँ काफी कॉमन है। अब इससे हर किसी को होता नहीं कि दूसरे वर्ड में प्रॉब्लम हो, और WWE के प्रोडक्ट में जहां पर दूसरे बंदे की छिलनी होती है और WWE का शुरुआत से ऐसे प्रोडक्ट बनाए एक दूसरे को गाली देके उसके बारे में कुछ भी बातें बोलना, वो थोड़ा सा चीजों को रियल बनाता है, इवन मूवीज वेब सीरीज में भी। तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है पर्सनली। वैसे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर स्टोरी लाइन अच्छी है तो कौन सा हो जाएगा कि भाई उसने उसको ये नहीं बोला तो इसका मतलब कि अब वो उतना सैवेज नहीं दिख रहा। थोड़ा सा अगर अपने ऊपर भी काम किया जाए तो फिर मतलब अपने प्रोमोज में, अपनी स्टोरी में, तो फिर शायद इन चीजों की जरूरत वैसे भी ना पड़े। लेकिन ये भी इग्नोर ही कर सकते कि इन चीजों को यूज करने की वजह से थोड़ी सी स्टोरी में हेल्प जरूर मिल जाती है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और कोडी रोड्स लाइव इवेंट के अंदर आपको पता ही है महादानी बन जाते हैं, कभी कुछ भी दे देते हैं। और एक बच्चे को उन्होंने ये विश, एक उसकी विश को पूरा किया कि जब तेरा जन्मदिन आएगा जो तेरा 5वां होगा उसमें मैं तेरे पार्टी में आऊंगा। तो ये कोडी रोड्स ने सीधा सीधा बोल दिया। तो भाई मतलब वो बंदे का, वो बच्चे का तो अब अपना जो होने वाला डे वो कितना ज्यादा स्पेशल हो जाएगा। और इसीलिए कोडी रोड्स से कह सकते हैं कि एक परफेक्ट WWE के लिए है ना प्रमोटर हैं, उनसे बेटर नाम कोई हो नहीं सकता जितना वो अपने आप को इस वे में डेडिकेट कर देते हैं। मैं तो ये भी सोचता हूँ भाई कोडी रोड्स की भी तो फैमिली है, उनका भी सब कुछ है, तो वो उधर टाइम नहीं लगाते क्या? यह सारा काम वो WWE में ही अपना लगा रहे हैं, मतलब पूरा टाइम लगा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो उसका रिवॉर्ड उनको ये जो मिल रहा है, मैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ऐसे ही बंदा अगर WWE के लिए पूरा टाइम लगा दे रहा तो फिर भाई उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और फिर उसको WWE का रिवॉर्ड देती है बड़े बड़े मैचेस जिता के, रेसलमेनिया के मैच जिता के, तो शायद वो एक फिर अच्छी बात है। रोमन रेंज के बारे में बात कर लेते हैं तो ये ट्वीट आप देख सकते हो रेसल ऑप्स की तरफ से, जहां पे उन्होंने स्टार्ट बताया कि अभी तक जो 11 एपिसोड हुए स्मैकडाउन के 2024 में, उसमें रोमन रेंज 7 बार अपीयर हुए। अब आप बताना आपके लिए रिपोर्ट कार्ड कैसा है रोमन रेंज का? पर्सनली मेरे लिए तो ठीक ही है भाई, क्योंकि हमने ये वो भी टाइम देखा है कि 3-3 महीने रोमन रेंज गायब हो गए हैं। लेकिन नहीं यार, फिर भी अगर मैं रेसलमेनिया के हिसाब से सोचूं तो शायद थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था उनको। बट यार जो भी है, हमारे सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं हो सकता, बस कम्युनिटी का पार्ट हो गया। आप कमेंट में जरूर बता सकते हो आपको कैसा मतलब आपके हिसाब से कैसा है रोमन रेंज का इसकी परफॉर्मेंस शोज में आने के लिए। कल होने वाली है मंडे नाइट रॉ, और कल मंडे नाइट रॉ बहुत अच्छी होगी ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे WWE के शोज आजकल अच्छे ही हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो WWE ने अभी से ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी कर दी है, गुंथर और सैमी ज़ेन की कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी। अभी इसमें एक्सपेक्टेशन है कि शायद चैट गेबल की एंट्री हो सकती है, जो कि पता नहीं WWE करेगी भी या नहीं, वो शायद कल के शो में हमको पता चलेगा। लेकिन कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी तो यहाँ से, वैसे मैच ऑफिशियली है तो कुछ हीटेड चीज आप कल के शो से एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेसलमेनिया जो 39 गई, जहां पे रोमन रेंज ने कोडी रोड्स को हराया था, उसके टॉप 5 मूवमेंट्स WWE ने बताए हैं। और भाई मैं मतलब मेरे को बोलते ही दिमाग में हिल गया जब मैंने एक पॉइंट देखा, जिसमें से एक है ऑस्टिन थ्योरी का जॉन सीना को डिफीट करना। अरे भाई वो पॉइंट है किसके लिए? ना वो ऑस्टिन थ्योरी के लिए है, क्योंकि ना उसको घंटा उसका कुछ फायदा हुआ। जॉन सीना वो वैसे ही हार के बैठ गया तो हमारे दिल वैसे ही उदास हो गए। तो पता नहीं ये कैसे WWE की लिस्ट में जो है टॉप 10 टॉप 5 मूवमेंट्स में से मेरे तो समझ के बाहर है। बस जॉन सीना है उसमें, इसीलिए तो मेरे को तो भाई बहुत बेकार सा लगा इसको देख के, और उल्टा मेमोरी और याद आ गई उस मैच की। उस समय फिर भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी का किया, भाई किसी का नहीं हुआ ये तो फायदा, तो ये तो बेकार ही है। बस अब उल्टा ऑस्टिन थ्योरी बोल देते ना मैंने जॉन सीना को, दिमाग और खराब होता है कि वो तो हारा हमारा बंदा, और जो जीता उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। नंबर 4 पर नाम है रे मिस्टीरियो का डोमिनिक को हराना, फिर 3 पर सैमी ज़ेन और केविन ओवंस का उसोस को हराना, फिर रिया रिप्ली का विमेंस टाइटल जीतना, और नंबर 1 पर रोमन रेंज का रिटेन करना। आप बताओ इस लिस्ट से आप लोग कितना सहमत हो? अगली स्टोरी कुछ खुशी लेके आएगी रोमन रेंज के फैंस के लिए, क्योंकि समर स्लैम के लिए WWE उनको एडवर्टाइज कर रही है। तो समर स्लैम में रोमन रेंज का आना, इसका मतलब कि क्या वो चैंपियनशिप जो है रोमन रेंज के पास ही रहने वाली? वेल इस लॉजिक के हिसाब से हमको बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंज के पास टाइटल हो या फिर ना हो, समर स्लैम एक बड़ा शो है, कर सकते हैं रोमन रेंज बड़े शोज को मिस, लेकिन बहुत स्टेडियम वाले साइज से हो रहा है तो फिर शायद WWE वैसे भी रोमन रेंज को लेकर इससे ये असर नहीं डाल सकते हम कि रेसलमेनिया में वो जीतेंगे हारेंगे। जस्ट रोमन रेंज समर स्लैम के लिए अनाउंस है, तो वहां पर आप उनका एक मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जरा रोमन रेंज के चेले सोलो सिकोवा की भी बात कर लेते हैं। तो सोलो सिकोवा, अगर आप मेन रोस्टर में टॉप 10 बंदे उठाओ, टॉप 10 इंपॉर्टेंट बंदे उठाओ, तो शायद उनमें से एक नाम सोलो सिकोवा का होगा। लेकिन लास्ट ईयर ना उनको रेसलमेनिया में मैच मिला, और इस साल भी रेसलमेनिया में मैच मिलने की उनकी कोई संभावना लग नहीं रही है। तो ये मतलब क्या है सोलो सिकोवा का, जो ये रेसलमेनिया में एक सिंगल्स मैच है, किसी भी तरीके से किसी मैच में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। आई थिंक लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मेरा इसको देखने का नजरिया अलग है।
हमेशा किसी एक बंदे को देखा जाता है कि उसका मैच क्या हो रहा है, लेकिन उससे भी शायद एक इंपॉर्टेंट रोल सोलो सिकोवा का होने वाला है, वो आपको पता ही है। ब्लड लाइन रूल्स वाला अगर मैच हो गया तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में वो वाला तो भाई मूवमेंट दोबारा से रिक्रिएट डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी ही रेसलमेनिया 39 वाला, अगर कोडी रोड्स उस पर किकआउट करके या फिर उसको ओवरकम करके इस बार जो लास्ट ईयर गलती करी थी उसको नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो जो स्टोरी है वो उसके डॉट्स कनेक्ट वाली होने वाली बात हो जाएगी और उसके लिए सोलो सिकोवा इंपॉर्टेंट। तो पर्सनली मेरे को इतना नहीं लग रहा है कि सोलो सिकोवा है मैच में या फिर नहीं। बस ये जब याद करता हूं कि सोलो सिकोवा ने जॉन सीना को उतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद सोलो सिकोवा के साथ भी कुछ बहुत खास नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा बुरा जरूर लग जाता है, जैसा ऑस्टिन थेरी के। अबे ये हर किसी के साथ हो रहा है क्या, जो जॉन सीना को हराएगा उसके साथ फिर उसकी जो ग्रह नक्षत्र या चक्र हैं वो बिगड़ जाएंगे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी डेमियन प्रीस्ट और रॉक के साथ में काम करने के बारे में है। तो आपको पता ही है रॉक जो है वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे चुटकी बजा के जो सेथ रॉलिन्स के पास चैंपियनशिप है उसको गायब कर दूंगा। तो क्या रॉक और डेमियन प्रीस्ट जो कि दोनों हील कैरेक्टर में हैं, क्या दोनों साथ में अलाइन होके एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और रेसलमेनिया की नाइट 2 में सेथ रॉलिन्स के पास से चैंपियनशिप जाएगी कैश इन के सहारे से? अभी देखो ये बात क्लियर हमको पता है कि डेमियन प्रीस्ट का जो स्टॉक है वो हाई है क्योंकि उनके पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है, लेकिन उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर फैंस उनको रेट नहीं कर रहे, क्योंकि हर किसी को लग रहा है उनका कैश इन तो फेल हो जाएगा, मिड कार्ड के ऊपर जाएंगे तो वही है फैंस बोलेंगे मिड कार्ड के ऊपर चला गया। तो क्योंकि रॉक को चाहिए सेथ रॉलिन्स के पास से टाइटल लेना, उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है स्टोरी लाइन के फॉर्म में भी उसको दिखा के, ताकि डेमियन प्रीस्ट का भी लिंक बन जाए कि रॉक और डेमियन प्रीस्ट साथ में आ गए और रॉक ने अपनी अथॉरिटी पावर का यूज किया, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, किसी तरीके से ऐसा इन्वॉल्व किया डेमियन प्रीस्ट को कि उनका कैश इन हो गया सक्सेसफुल और वो जो चैंपियनशिप है वो आ गई डेमियन प्रीस्ट के पास में। इसमें ड्रू मैकिंटायर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, हो सकता है कि कुछ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई करे कि घुमा फिरा के वो टाइटल फिर ड्रू मैकिंटायर के पास ही आए, लेकिन डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल लल्लू सा ना लगे कि भाई कैश इन उसने किया लेकिन वो सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इतने टाइम तक रोक के रखा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको आने वाले टाइम में एक फ्यूचर स्टार की तरह देख रही है, तो कैश इन सक्सेसफुल करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए होनी चाहिए। बाकी स्टोरी तो आगे कैसी होगी हमको पता चलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।